अस्सलाम वालेकुम। एप्स्टीन फाइल्स या फिर जेफरी एप्स्टीन, इसके मुतालिक आपने मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियोस या पब्लिक पोस्ट में जरूर इसका तज़किरा आपने सुना होगा, लेकिन इसकी बड़ी ही एक भयानक हकीकत है जो कि आपसे छुपाई गई है, और वही हकीकत आपकी आने वाली जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करने वाली है। क्या है ये हकीकत और कैसे ये आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होगी, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है लोलिता एक्सप्रेस से। नाम सुनने में इस तरह लगता है कि जैसे कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, लेकिन हकीकत में ये एक प्राइवेट जेट था जो कि जेफरी एप्स्टीन के जेरे इस्तेमाल में रहा। जेफरी एप्स्टीन ने इसी जेट को यूज करते हुए कमसन बच्चियों को अपने जजीरे पर लाता, और फिर इन बच्चियों को जो है बड़ी बड़ी शख्सियत, जिसमें पॉलिटिशियंस, इसमें बैंकर्स, इसमें मीडिया हाउसेस के ऑनर, हत्ता के साइंटिस्ट तक को भी ये बच्चियां जो है वो सप्लाई करता। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जितनी भी बड़ी शख्सियत थी वो ये सब करने के लिए जेफरी के पास ही क्यों आती? ये इसको प्राइवेट अरेंज भी तो कर सकते थे या किसी दूसरी जगह पर भी ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन तमाम दुनिया की जो बड़ी शख्सियत है वो जेफरी के पास ही क्यों आई? सवाल यहाँ पर ये है। तो इसी सवाल का जवाब जो है वो देने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहूंगा जो कि इस वीडियो में मैं आगे नेक्स्ट यूज करने वाला। सोशल मीडिया को आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अब आजादी इज़हार राय किस हद तक रह गई है और बोलने की कितनी इजाजत है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी जगह पर मैं ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज करूंगा, मुतबादल लफ्ज इख्तियार करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसकी जगह पर मैं पब्लिका यूज करूंगा और सेकंड वर्ड की जगह पर द डार्क स्टेट। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वाकया है बनी इसराइल की कौम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जब मुशरिकीन के साथ एक जगह पर टकराव हो गया, सामना हो गया, और जब बनी इसराइल उस मुशरिकीन की जमात पर हावी होने लगी, तब मुशरिकीन ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने हल ये निकाला कि अपनी कुछ खवातीन को बनाव सिंगार करके जो हसीनो जमील थी उसको बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। अब हुआ कुछ इस तरह के जब उन हसीनो जमील खवातीन ने लोगों को अपनी मकारी से, अपने हुस्न से फ्रेब में लाकर बदकारी की तरफ रागिब किया, तो कुछ जो नौजवान थे बनी इसराइल के वो उनके शिकंजे में आ गए। अब उनके हुस्न, मकारी और फ्रेब ने उन नौजवानों को बहकाया, और ना सिर्फ बदकारी तक ये बात रुकी बल्कि वो भी उन मुशरिकीन के अकायद के साथ घुल मिल गए। अब इसका नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल की कौम पर अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ और वो रेगिस्तान में भटकते रहे। अब इसमें एक और बात भी थी कि ये जो मुशरिकीन थे ये किस खुदा की इबादत करते थे? तो ये इबादत करते थे बाल नामी एक बुत की। अब इस सारे वाक़े का आज के इस केस के साथ क्या ताल्लुक है, इसमें चंद पॉइंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहली बात कि बनी इसराइल की जो कौम थी बड़ी तगड़ी और हावी आ रही थी, लेकिन वो तितर बितर हो गए किस वजह से? बदकारी की वजह से। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उनको बहकाया किस टूल के जरिए गया? हुस्न और मकारी के जरिए से। तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मुशरिकीन ने किसकी इबादत इख्तियार की थी और वो किसको पूजते थे? तो वो था बाल नामी खुदा। अब आज के दौर में पूरी दुनिया में तूलो अर्ज में जितने भी ये शैतान की पूजा करने वाले हैं, इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर अगर किसी को मानते हैं तो वो यही बाल है, 2 सींगों वाला इनका खुदा माज़अल्लाह। अब बात करते हैं हम इस कौम की जिसका मैंने टर्म पहले आपको बताई है, पब्लिका की। अब पब्लिका का ये एक रूल है, क्योंकि ये भी बनी इसराइल से ही आई है और ये नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, तो इनमें एक ये पॉइंट है कि ये एक नस्ल है, यानी कि मुख्तलिफ रिलीजन है पूरी दुनिया में, तो उनका ये असूल है कि अगर कोई कन्वर्ट करना चाहे और कोई उनके मजहब में आना चाहे, उनकी कम्युनिटी में आना चाहे, तो वो वेलकम करते हैं और आ सकता है। लेकिन ये जो पब्लिका है, पब्लिका एक खसूस कम्युनिटी है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अब अगर इसमें कोई शामिल होना चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये दुनिया की ज्यादातर जो वेल्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर तरीन शख्सियात हैं, या तो वो ये खुद हैं या फिर वो इनके कारिंदे हैं। अब अगर हम दुनिया के कंट्रोल की बात करें तो दुनिया का कंट्रोल भी अब इन्हीं के हाथों में है या फिर इनके कारिंदों के हाथों में है।
لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ پوری دنیا کا کنٹرول ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی تعداد کو ایک خاص حد سے آگے بڑھا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک نسل در نسل چلنے والا معاملہ ہے اور یہ نسل سے نسل ہی چلے گی، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب دوسرا بندہ شامل نہیں ہو سکتا، دوسروں کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے، تو پھر یہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہوں گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ جی ہاں، یہ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے اپنے مذہب پر بھی نہیں رہنے دیتے۔ وہی کام جو مشرکین نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، آج یہی کام یہ پبلکا جو کمیونٹی ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ فلاں کمیونٹی، فلاں ریلیجن ہمارے جو تھاٹس ہیں یا ہمارے جو ایک کنٹرول پاور ہے، اگر اس کے مخالف جا رہا ہے تو اس کو اس کے اصل جو پوائنٹ ہے اس سے ہٹا دو اور یہ خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کا جو فیتھ تھا، جو ان کا ایمان تھا، جب وہ کمزور پڑا تو تب وہ ان کے مشرکین کے مقابلے میں دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے اور پھر اللہ کے قہر سے وہ ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ وہی کنسپٹ یوز کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ ان کو اپنی کمیونٹی میں شامل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے ایک نئی کمیونٹی بنائی، نئی کمیونٹی ملحدین کی، یعنی کہ ایتھیزم کی، یعنی کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ نئی کمیونٹی کیا بنائی؟ جو سیٹنک ورڈ ہے، جو کہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے نئی سے نئی کمیونٹی بناتے گئے اور لوگوں کو ان کے اصل سے ہٹا کر نقل پر لگاتے گئے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس میں سیٹنک کمیونٹی کی، کیونکہ سیٹنک کمیونٹی وہ ہے جو کہ آج اپنے جو ریچولز ہیں وہ کرنے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ اب ریچولز میننگ یعنی کہ اپنی کوئی عبادت ان کی ہے تو اس کے لیے وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے سیٹنک چرچز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اپنی تشہیر کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ یہ اپنی تشہیر میوزیکل کنسرٹس کے ذریعے کرتے ہیں، سنگرز کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ آپ کو ہر سنگر کی جو ٹیون ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان میں تو ابھی تک میں نے ایسا کوئی خاص نوٹس نہیں کیا، لیکن ممکنہ طور پر پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے جب پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن انڈیا کی جو میوزک انڈسٹری ہے وہ پوری میں انوالو ہو چکے ہیں اور پوری انڈسٹری کو کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بھی ان کا فیمس سنگر اٹھا لیں اور اگر اس کی پوری البم میں آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ضرور کچھ پوائنٹ ملیں گے جہاں پر وہ سیٹنک ریچولز کر رہے ہیں یا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کیس سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ تو جو میں نے سوال پہلے اٹھایا تھا کہ یہ سب اس جیفری کے جزیرے پر ہی کیوں جاتے تھے، تو وہاں پر صرف یہ بدکاری کا کام نہیں تھا، وہاں پر ایک کام اور بھی ہوتا تھا۔ سب سے پہلے تو جب ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی تھی اور مثال کے طور پر اگر ایک لڑکی ایک شخص کو مہیا کرتی گئی ہے اور وہ ایک کمرے میں یا ہال میں چلے گئے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کی سیکرٹ جو ہے وہ ویڈیو بنائی جاتی تھی۔ اب سیکرٹ ویڈیو کیوں بنائی جاتی تاکہ فیوچر میں اس کو یوز کیا جا سکے اس ویڈیو کے ذریعے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ یہاں پر کچھ ایسے چرچز پائے گئے، سیٹنک چرچز پائے گئے جس میں مختلف ریچولز کیے جاتے تھے۔ اب مختلف جو فائلز ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ چیز باہم پائی گئی ہے کہ سیٹنک ریچولز کیے گئے اور ان کے لیے انسانی گوشت کا استعمال کیا گیا۔ اب انسانی گوشت اور انسانوں کی بلی دینا، بال کے لیے دینا، یہاں پر یہ چیز بھی نوٹس میں لی جائے کہ یہاں پر یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ بال خدا کی معاذ اللہ عبادت کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہ ریچولز کر کے یہ سیٹنک ورلڈ میں اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ یہ جو پارٹنر تھی جیفری ایپسٹین کی، جو کہ مین کردار بھی تھی لڑکیوں کو جیفری سے ملوانے میں، تو اس کا جو فادر تھا وہ ڈارک سٹیٹ کی ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا۔ اب یہ جو ڈارک سٹیٹ ہے وہ اس سارے معاملے میں کیسے ملوث ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو پبلکا کمیونٹی ہے یہ پوری دنیا کو کیپچر کیے ہوئے ہے، اور کیپچر کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ دوسرے لوگوں کو ان کے اپنی جو فیتھ ہیں ان سے دور ہٹانے میں اور ان کو الجھنوں کا شکار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب اس کمیونٹی کی جو ایک مخصوص ٹیریٹری ہے جو کہ انہوں نے
इलीगली ऑक्युपाइड की हुई है। तो ये जो डार्क स्टेट है, इसने ये सारा प्लान बनाया कि इस तरह बड़ी शख्सियात को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन साथ में ये अपने जो वो दूसरा एजेंडा है उसको भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ये इस एजेंडा को हमारी नस्लों में इंजेक्ट करने के लिए अब ये फाइल्स रिलीज की गई हैं। लेकिन फाइल रिलीज होने से तो इनका चेहरा आया हुआ है, नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज हमारे बच्चे हमसे ज्यादा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो कि बहुत कमसन है, बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं रखते, उन तक इंटरनेट की फ्री रसाई है। वो अपने मोबाइल्स में, टीवी स्क्रीन्स में जो चाहे देख सकते हैं और जब चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा वो इंटरनेट को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे ये इंटरनेट का जो एल्गोरिदम है कैसे काम करता है, और वो जो चीज देखना चाहते हैं या जिस चीज की लत उन्हें लगा दी गई हो वो उसको आसानी से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अब जब ये सारा केस हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके सामने रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर नेगेटिव इफेक्ट्स को कैप्चर करेंगे। जिस तरह के मैं आपको मिसाल दे दूं कि मूवी में एक विलन है जो कि गोलियां बरसाता हुआ जा रहा है। अब एक छोटा बच्चा है जो कि सही और गलत का फर्क मालूम नहीं करता, उसे सिर्फ ये एक चीज फैंटिसाइज करती है कि एक शख्स है, उसके हाथ में कुछ हथियार वगैरह है और वो गोलियां चलाता हुआ गुजरा है, और फिर उसके सामने भी किसी दिन अगर कोई हथियार आ जाता है तो वो उसको भी वैसे ही चलाने की कोशिश करेगा। अब जबकि वो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो उससे पहले और उसके बाद में ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसने देखा था तो वो करने की कोशिश कर रहा है। यही कुछ होगा इन फाइल्स के बाद। यानी कि इस सारे मामले का मतलब ये है कि ये चीज दिखाकर हमारे आने वाली नस्ल को इस सब के लिए नॉर्मलाइज किया जा सके कि अगर कोई कुछ करे, यानी कि कोई खुद इस तरह के मामले में शामिल हो जो कि कमसन बच्चियों के साथ कुछ गलत करे तो उसको बुरा बैड फील ना हो, वो ये समझे कि बड़ी दुनिया जो है, बड़े बड़े लोग ये काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी के साथ ये ज्यादती हो, हमारी खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों के साथ अगर ये ज्यादती हो, तो वो इस चीज को लेकर खामोश हो जाएं और अपनी दूसरी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं, या फिर उनके जो वालिदैन हैं वो इसको लेकर ज्यादा सीरियस ना हो। क्योंकि उनको ये चीज बावर करा दी गई है कि इससे पहले भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो किसी को कौन सा कोई इंसाफ मिला है, कौन सा कोई इंसाफ का दरवाजा खुला है। जेफरी को पकड़ा गया और उसको मौत दे दी गई, लेकिन जेफरी के आइलैंड पर जाने वाली जितनी भी शख्सियात थी, आज तक मीडिया ने किसी से सवाल किया या दिखाया गया हो कि हाँ ये फलां शख्स है और इसका ये किरदार है, और उसकी यानी कि इस तरह की कोई बात की गई हो? नहीं जी, फलां साहब है और एप्स्टीन की फाइल में उनका नाम आ गया है, एप्स्टीन की फाइल में नाम आ गया है। एप्स्टीन जो कि कम उम्र बच्चियों का, यानी कि पूरा केस उन्होंने उठाकर एप्स्टीन पर डाल दिया। क्योंकि एप्स्टीन ने एक पुरस्कार तरीके से खुदकुशी कर ली या उसको ठिकाने लगा दिया गया। अब ये डिक्लासिफाई किया ही इसीलिए गया है कि ये हमारी जिंदगियों में जहर घोले, यानी कि एक पहले चीज तैयार की गई और फिर उसको एक नया जो है वो जामा पहनाकर हमारी जिंदगियों में उसको उतारा जा रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ये हमारी कम्युनिटी को टेस्ट करने का एक टेस्ट भी हो सकता है कि जैसे कि इतना बड़ा सानिहा हो गया और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम आ गया, लेकिन कहीं कोई आवाम निकली, कहीं कोई आवाम ने आवाज उठाई। सब ये बात कर रहे हैं कि फाइल्स में ये आ गया, फाइल्स में फला का नाम आ गया, लेकिन नाम आने से आगे कोई बात कर रहा है कि उस बंदे का नाम आया है तो उसके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ हो या उससे किसी ने सवाल तक किया हो? नहीं हो रहा और नहीं होगा, क्योंकि मीडिया इसको कंट्रोल ही इसी तरह करता है कि बुरी चीज को कम बुरा कैसे बनाना है और अच्छी चीज को बुरा कैसे बनाना है, ये काम मीडिया बखूबी जानता है। यानी कि मीडिया मैनिपुलेट करता है, अच्छी चीज को बुरा कैसे बनाना है और बुरी चीज को कम बुरा कैसे बनाना है, इसी चीज को मीडिया मैनिपुलेट करके आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आज के दौर में आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करना है और अपनी जिंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी को आपने बेहतर बनाने की कोशिश करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। आज मैंने अपने मामूल के टॉपिक से हटकर वीडियो बनाई है। आप अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें कि मजीद ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या फिर मुझे अपने रिवायती जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करना चाहिए। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।